नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिप सिटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। और मेरा नाम है प्रमोद। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिप सिटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, अभी ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट और सिख लेखक की जो भर्तियां निकली हैं उनकी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। तो उसमें एक टॉपिक है हिंदी का। हिंदी की हम तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो वर्णमाला से रिलेटेड टॉपिक है। तो उसी के आधार पर पहले हम आपको कुछ उसका बेस क्लियर करवाएंगे और बेस क्लियर करवाने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इसके करवा देंगे। तो आज ये हमारी जो क्लास है फर्स्ट क्लास आज की होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस क्लास को शेयर कर दें, ताकि जिस भी स्टूडेंट ने जो ग्रुप 4 का फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी तैयारी हिंदी की काफ़ी अच्छी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो वर्णमाला का है। वर्णमाला में सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वर्ण हम किसको कहते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला छोटा आ, इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर वर्ण कौन से कहलाते हैं? वह ध्वनि होती है जिसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्णमाला क्या कहलाती है? तो वर्णमाला कहलाती है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसको कहते हैं? जहाँ पर वर्णों का एक व्यवस्थित समूह हो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। इन्हीं दो स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या होती है? हमारी वर्णमाला तैयार होती है। इसके वर्णमाला के टोटल ऑफ वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण इसके होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, स्वर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्वर। तो स्वर किसको बोलते हैं ये हमें यहाँ पर जानते हैं। तो स्वर वो कहलाते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण किस रूप से हो? स्वतंत्र रूप से किया जा सके और उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं अन्य एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। क्योंकि सघोष वो होते हैं जिनकी स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। या फिर सभी स्वर सघोष होते हैं या फिर अघोष होते हैं? तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, क्योंकि इनकी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और जिनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जाए वो स्वर कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है ना? उच्चारण के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है, ऐसा कि आप लोग सभी लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारा एक छोटे से छोटे मतलब एक छोटे से छोटे पॉइंट को हमारा यहाँ पर बताना है। ठीक है ना? कि हर एक चीज़ से रिलेटेड हम आपको यहाँ पर तैयारी करवाएंगे कि आखिरकार व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो आपको उनको करने में कोई भी समस्या ना हो। तो वर्णमाला का हमारा ये पहला टॉपिक था। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक मात्रा का जिनके उच्चारण में समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या फिर प्लुप्त स्वर। तो वो होते हैं हमारे कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि।
ये क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये सभी क्या होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, और जहाँ पर दो मात्रा का समय लगे वो हमारा कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जहाँ पर दीर्घ से भी अधिक समय लगे। ये सामान्यतः संस्कृत में यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के बारे में जानते हैं। व्यंजन क्या है, जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है ना। जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी वो व्यंजन कहलाएंगे। जैसे हमने का लिखा तो यहाँ पर जो हलंत लगा हुआ का होगा, ये क्या हो, स्वर रहित क्या होगा, हमारा व्यंजन होगा। इसमें स्वर नहीं है। जब हम इसमें छोटे आ को ऐड कर देंगे तो ये पूर्णतः क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा, जो स्वर सहित होगा। क्या होगा, जो स्वर सहित होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारी हेडिंग यहाँ पर दी गई है वो दी गई है अंतस्थ व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओंठ आपस में हल्का सा क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर दिए गए हैं या, रा, ला और बा। ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होंठ आपस में स्पर्श करते हैं हल्का सा, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। या, रा, ला और बा, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी हेडिंग है उसको देखेंगे। अगली हेडिंग दी गई है क्या, बालाघात। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो बालाघात कहलाते हैं। मतलब जब हमने किसी शब्द का उच्चारण किया तो किसी एक अक्षर पर जो बल दिया जाएगा वो बालाघात कहलाएगा। जैसे करण, कमल में क्या है, का और माँ पर बल दिया गया है, और करण में रा और माँ पर बल दिया गया है, तो ये क्या होंगे, बालाघात होंगे। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बल दिया जाता है, वो बालाघात शब्द। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे की जो हेडिंग है उसको देखेंगे। अगली जो हेडिंग दी गई है वो ये है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़े। जैसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हमें थोड़ा सा श्रम लगाना पड़ता है बोलने में, यहाँ पर हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला व तीसरा व पांचवा वर्ण क्या कहलाता है हमारा, जिसमें पहला वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया और पांचवा स्पर्श व्यंजन का बोल रहे हैं। स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग के जो वर्ण होते हैं पहले, तीसरे और पांचवे, वो क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जैसे का, गा और णा, ये क्या है, हमारे अल्पप्राण है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे और क्या दिया गया है, महाप्राण दिया गया है। महाप्राण क्या कहलाते हैं, यहाँ पर हमें महाप्राण के बारे में बताना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, जैसे हाकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का जो भी दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। हम यहाँ पर जो दूसरे और चौथे वर्ण की बात कर रहे हैं वो स्पर्श व्यंजन वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। जैसे ख और घा। ठीक है ना। और भी वर्ण है, जैसे का वर्ग का खा और घा हो गया, ऐसा ही
चा वर्ग का, टा वर्ग का, पा वर्ग का, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से ये महाप्राण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो हेडिंग है वो दी गई है क्या हमारे लिए, संयुक्त या संपृक्त ध्वनियाँ। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव में सा और भा के बीच माँ का मेल आता है तो वो क्या होती है, संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर करेंगे समाप्त। कल जानेंगे हम अघोष और सघोष के बारे में और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पर इस क्लास में आपको करवाएंगे। ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ को परचेज करना चाहता है, जो ग्रुप 4 की पीडीएफ है वो कुछ दिनों में आप लोगों के लिए उपलब्ध कर दी जाएगी, तो आपको पहले से बता दिया जाएगा तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।